नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत है। जैसा कि पिछले अध्याय में हमने राज्यपाल की कार्यपालिका शक्तियों के बारे में अध्ययन किया था और हम आज की क्लास में उसी के आगे बढ़ते हुए हम राज्यपाल की विधायी शक्तियों पर चर्चा करेंगे। तो देखिए, आज की हमारी जो हेडिंग है वो है राज्यपाल की विधायी शक्तियाँ। राज्यपाल की विधायी शक्तियाँ। देखिए, हम बात करें विधायी शक्तियों की तो देखिए, विधायी जो शब्द हैं ये विधि से बना हुआ है। विधायी शब्द विधि से बना हुआ है और विधि को हम हमारी भाषा में कहते हैं कानून। विधि को हम कानून के नाम से जानते हैं। तो देखिए, विधि यानी कि कानून, राज्य स्तर पर कानून बनाने वाली सबसे बड़ी संस्था होती है राज्य विधान मंडल। राज्य स्तर पर कानून निर्माण की सबसे बड़ी संस्था होती है राज्य विधान मंडल। अब राज्य विधान मंडल की हम बात करें तो इसका उल्लेख मिलता है हमें संविधान के अनुच्छेद नंबर 168 में। 168 में कहा गया है राज्य विधान मंडल 3 अंगों से मिलकर बनेगा, अर्थात 3 अंगों से मिलकर बनेगा। सबसे पहले हम बात करें तो राज्य विधान मंडल का सबसे पहला अंग है राज्यपाल। वहीं पर बात करें दूसरा अंग जो है उसे कहते हैं विधान परिषद। वहीं पर तीसरा जो अंग है इसे कहा जाता है विधान सभा। देखिए, बात करें राज्य विधान मंडल के अंग, तो अगर अंग पूछे आप आंसर करेंगे 3, जिसमें राज्यपाल, विधान परिषद और विधान सभा। वहीं पर अगर राज्य विधान मंडल के सदन पूछ लिए जाए कि राज्य विधान मंडल के सदन कितने होते हैं, तो ध्यान रखिएगा राज्य विधान मंडल के 2 सदन होते हैं। एक सदन को हम विधान परिषद के नाम से जानते हैं, वहीं पर दूसरे सदन को हम विधान सभा के नाम से जानते हैं। देखिए, विधानसभा के लिए जो इस अनुच्छेद में इसका उल्लेख हुआ है वह अनुच्छेद 170। वहीं पर विधान परिषद का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद नंबर 169 में किया गया है। तो ध्यान रखिएगा, विधान परिषद का प्रावधान अनुच्छेद 169 में, वहीं विधानसभा का प्रावधान अनुच्छेद 170 में किया गया है। तो देखिए, विधायी शक्तियों से तात्पर्य है विधि। विधि की बात करें तो इसको हम बोलते हैं कानून बनाना, और राज्य स्तर पर कानून बनाने वाली सबसे बड़ी संस्था है राज्य विधान मंडल, जिसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद नंबर 168 में किया गया है। राज्य विधान मंडल के 3 अंग होते हैं, जिसमें से राज्यपाल, विधान परिषद और विधान सभा। वहीं पर अगर सदनों की बात करें तो राज्य विधान परिषद मंडल के 2 सदन होते हैं, एक सदन विधानसभा और एक सदन विधान परिषद। विधान परिषद का उल्लेख अनुच्छेद 169 में किया गया है, वहीं विधानसभा का उल्लेख अनुच्छेद 170 में किया गया है। अब देखिए, हम बात करते हैं विधानमंडल के पश्चात कानून बनाने की जो बात हो रही है उसी में हम आगे बढ़ते हैं। तो हम देखेंगे सबसे पहले अनुच्छेद नंबर 174 174। देखिए, 174 में क्या कहा गया है यहाँ पर बताया गया है राज्यपाल राज्य विधानमंडल के सत्र आहूत करता है, वहीं सत्रावसान करता है तथा
विधानसभा को भंग कर सकता है। देखिए, सबसे पहली बात कह रहा है कि राज्यपाल राज्य विधानमंडल के सत्र आहूत करता है। आहूत करने से तात्पर्य होता है बुलाना, अर्थात राज्य विधानमंडल के सत्र बुलाता है। और सत्रावसान करने से तात्पर्य होता है समाप्त करना, अर्थात जब सत्र की कार्यवाही पूरी हो जाती है तो उसके पश्चात राज्यपाल राज्य विधानमंडल के सत्रों को समाप्त कर देता है। वहीं पर राज्यपाल विधानसभा को भंग भी कर सकता है, अर्थात विधानसभा जब पूर्ण रूप से बहुमत में नहीं है तो ऐसी स्थिति में राज्यपाल उसे भंग कर सकता है। इसके अलावा देखिए, इसी में बताया गया है राज्य विधानमंडल के एक वर्ष में कम से कम 2 सत्र होना अनिवार्य है, अर्थात 2 सत्रों के मध्य अधिकतम अंतराल 6 माह हो सकता है। देखिए, यहाँ पर कह रहा है कि राज्य विधानमंडल के एक वर्ष में कम से कम 2 सत्र होना अनिवार्य है, अर्थात वर्ष भर में कम से कम 2 सत्र होने चाहिए। परंतु यदि 2 ही सत्र होते हैं, या मान लो 2 ही सत्र होते हैं, तो ऐसी स्थिति में दोनों सत्रों के मध्य 6 माह से अधिकतम अंतराल नहीं हो सकता है। इसके पश्चात देखिए, जो अगला अनुच्छेद है वह है 175। 175 में बताया गया है 175, इसमें बताया गया है राज्यपाल राज्य विधानमंडल के सदनों में संदेश भेज सकता है, अर्थात राज्यपाल राज्य विधानमंडल के सदनों में संदेश भेज सकता है। ऐसा प्रावधान 175 में किया गया है। 176 की बात करें तो यहाँ पर राज्यपाल का विशेष अभिभाषण का उल्लेख किया गया है, अर्थात राज्यपाल विशेष अभिभाषण करता है। देखिए, विशेष अभिभाषण की हम बात करें तो राज्यपाल विशेष अभिभाषण एक बार तो जब करेगा जब नवीन विधानसभा का गठन होगा। जब भी नवीन विधानसभा गठित होगी उस समय राज्यपाल विशेष अभिभाषण करता है, तथा दूसरा जब नए वर्ष का प्रारंभ होता है उस समय भी राज्यपाल विशेष अभिभाषण करता है, अर्थात जैसे ही वर्ष का समापन होता है और उसके पश्चात राज्य विधानमंडल का जो भी पहला सत्र होता है उस पहले सत्र के अंदर राज्यपाल के द्वारा विशेष अभिभाषण किया जाता है। इसके पश्चात देखिए, हम बात करेंगे अनुच्छेद नंबर 200 अर्थात 200 की।
अनुच्छेद 200। देखिए 200 में राज्यपाल का जेबी वीटो का उल्लेख मिलता है। अब बात आती है राज्यपाल का जेबी वीटो क्या होता है। देखिए राज्य विधानमंडल जब किसी साधारण विधेयक को पारित करे तो पारित करने के पश्चात यह विधेयक राज्यपाल के पास जाता है। राज्य विधानमंडल जब भी किसी साधारण विधेयक को पारित करता है तो पारित करने के पश्चात यह विधेयक राज्यपाल के पास जाता है। राज्यपाल इस विधेयक पर यहाँ हस्ताक्षर कर सकता है, यहाँ इसे पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है या इस पर जेबी वीटो का प्रयोग कर सकता है। देखिए जब इस वाली शक्ति का प्रयोग करते हैं इसी को जेबी वीटो कहा जाता है। यहाँ पर राज्यपाल के जेबी वीटो से तात्पर्य है कि राज्यपाल राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक को राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए रख लेता है। यहाँ पर राज्यपाल के जेबी वीटो से तात्पर्य है कि जब कोई ऐसा विधेयक राज्यपाल जिस पे ना हस्ताक्षर करे ना उसे पुनर्विचार के लिए लौटाए और वीटो का प्रयोग करे तो इस वीटो के प्रयोग करने की शक्ति के अंदर राज्यपाल उस विधेयक को अपने पास रख लेता है राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए। तो जब इस शक्ति का राज्यपाल प्रयोग करता है तो इसी को राज्यपाल का जेबी वीटो कहा जाता है। इसके पश्चात देखिए हम बात करेंगे अनुच्छेद नंबर 213 की। 213 में क्या बताया गया है सुनिएगा ज़रा। 213 यहाँ पर राज्यपाल के अध्यादेश का उल्लेख है। राज्यपाल का अध्यादेश। अब बात आती है अध्यादेश जिस प्रकार से राष्ट्रपति जारी करता है उसी प्रकार राज्यपाल भी अध्यादेश जारी कर सकता है। कब कर सकता है सुनिएगा। जब राज्य विधानमंडल का सत्र ना चल रहा हो तो ऐसी स्थिति में मंत्रिपरिषद के परामर्श से अध्यादेश जारी करता है। यानी कि जब विधानमंडल का सत्र समाप्त हो गया हो और उसके पश्चात यदि हमें कोई कानून बनाने की आवश्यकता हो तो ऐसी स्थिति में राज्यपाल मंत्रिपरिषद के परामर्श से अध्यादेश जारी कर सकता है। इस अध्यादेश की अधिकतम सीमा 6 माह होती है। ध्यान रखिएगा यह अध्यादेश अधिकतम 6 माह के लिए जारी होता है, परंतु जैसे ही सत्र प्रारंभ होता है उसे 6 सप्ताह में पारित करना होता है। जैसे मान लो यदि सत्र समाप्त हो गया, समाप्त होने के पश्चात आपने अध्यादेश जारी कर दिया तो वह अध्यादेश 6 माह के लिए मान्य होगा, परंतु 3 माह बाद वापस से सत्र प्रारंभ होता है तो ऐसी कंडीशन में आपके पास 6 सप्ताह का समय होता है। इन्हीं 6 सप्ताह के भीतर आपको इस अध्यादेश को राज्य विधानमंडल में रखना होता है, अन्यथा यह अध्यादेश समाप्त हो जाता है। तो इसलिए 6 सप्ताह के भीतर इस अध्यादेश को पारित करना होता है।
नहीं तो यह अध्यादेश स्वतः ही समाप्त हो जाता है। इसी के साथ देखिए दोस्तों, हमारी जो राज्यपाल की विधायी शक्तियाँ हैं वह भी समाप्त होती है। अब बात करते हैं हम राज्यपाल की वित्तीय शक्तियों पर। वित्तीय शक्तियाँ देखिए 198 अनुच्छेद 198 इसमें बताया गया है कि धन विधेयक राज्यपाल के नाम से व राज्यपाल की पूर्व स्वीकृति से वित्त मंत्री द्वारा सबसे पहले विधानसभा में और उसके पश्चात विधान परिषद में रखा जाता है, जिसे विधान परिषद अधिकतम 14 दिन तक रोक सकती है। देखिए, वित्त विधेयक की बात करें या धन विधेयक की बात करें, हम यहाँ मनी बिल से तात्पर्य है, तो इसमें बताया गया है कि जो धन विधेयक होता है वह हमेशा राज्यपाल के नाम से ही बनाया जाता है और बनाने से पूर्व राज्यपाल से पूर्व स्वीकृति ली जाती है। इसके पश्चात जब वित्त मंत्री इसे बना लेता है तो इसके पश्चात इसे सबसे पहले विधानसभा में प्रस्तुत करता है। ध्यान रखिएगा, वित्त मंत्री रखता है विधानसभा में और राज्यपाल के नाम से। जब विधानसभा में यह पारित हो जाता है तो इसके पश्चात इसे विधान परिषद में रखा जाता है, जिसे विधान परिषद अधिकतम 14 दिन तक रोक सकती है। 14 दिन के पश्चात यह स्वतः ही पारित समझ लिया जाता है। इसके पश्चात देखिए, हम बात करेंगे राज्यपाल की क्षमादान शक्तियाँ या न्यायिक शक्तियों पर। न्यायिक शक्तियाँ इसी को हम इसकी क्षमादान शक्ति के नाम से भी जानते हैं। देखिए, अनुच्छेद नंबर 161 में इसका उल्लेख मिलता है। यहाँ पर माफ़ करने की शक्ति से संबंधित है, अर्थात राज्यपाल किसी व्यक्ति की सज़ा को कम कर सकता है, वह सज़ा माफ़ कर सकता है, परंतु मृत्युदंड माफ़ नहीं कर सकता। ध्यान रखिएगा, राष्ट्रपति और राज्यपाल के जो न्यायिक शक्ति है दोनों को प्राप्त होती है, परंतु राज्यपाल को न्यायिक शक्ति के दौरान उसे मृत्युदंड माफ़ करने का अधिकार प्राप्त नहीं होता है। यह भी इसमें बताया गया है। तो इसी के साथ दोस्तों, हमारा जो राज्यपाल का टॉपिक है वह पूर्ण होता है। हम इसके पश्चात देखिए कुछ मुख्यमंत्रियों के ऊपर चर्चा करेंगे और उसी के साथ हमारा राज्यपाल का अध्याय कंप्लीट हो जाएगा। उसके पश्चात देखिए हम राज्य विधानमंडल जो हमारा नया यूनिट है उसको प्रारंभ करेंगे। तो आप रुकिएगा, बने रहिए वीडियो पर। देखिए, हम यहाँ पर कुछ मुख्यमंत्रियों के बारे में बात करेंगे, तो जिसमें हमारे जो सवाल बन सकते हैं उनके ऊपर हम चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम मुख्यमंत्री में लेंगे हीरालाल शास्त्री। देखिए, राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री, इन्हें हम मनोनीत मुख्यमंत्री के नाम से भी जानते हैं। तो ध्यान रखिएगा, यह राजस्थान के पहले मुख्यमंत्री और इसे प्रथम मनोनीत मुख्यमंत्री के नाम से भी जाना जाता है। वहीं पर देखिए, हीरालाल शास्त्री के बाद
आपको ध्यान रखना है टीकाराम पालीवाल। टीकाराम पालीवाल की बात करें तो यह राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री रहे हैं। राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री रहे। वहीं पर हम बात करें मोहनलाल सुखाड़िया की, तो सुखाड़िया वह व्यक्ति है जो राजस्थान के सबसे लंबी अवधि के लिए मुख्यमंत्री रहे, अर्थात इन्होंने लगातार 4 बार राजस्थान में मुख्यमंत्री का पद प्राप्त किया। वहीं पर ध्यान रखिएगा सुखाड़िया राजस्थान के पहले मुख्यमंत्री है जिनके काल में 356 यानी कि राष्ट्रपति शासन का प्रयोग हुआ। तो मोहनलाल सुखाड़िया पहले राजस्थान के मुख्यमंत्री है जिनके काल में 356 राष्ट्रपति शासन का प्रयोग हुआ और राजस्थान के सबसे लंबी अवधि वाले मुख्यमंत्री रहे हैं। उसके पश्चात देखिए हम बात करें तो अगले जो मुख्यमंत्री है वह है हरदेव जोशी। हरदेव जोशी की अगर हम बात करें तो यह बांसवाड़ा से अपना संबंध रखते हैं। अगर हम बात करें तो यह राजस्थान के 3 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं। 3 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं। वहीं पर हरदेव जोशी पहले ऐसे व्यक्ति हैं राजस्थान के जो लगातार 10 विधानसभा सीटों में लगातार 10 बार अपने विधानसभा सीटों पर विजय प्राप्त की है, अर्थात जो उनका विधानसभा क्षेत्र है वहाँ से वह लगातार प्रारंभिक 10 बार विजेता रहे हैं। इसके पश्चात हम बात करें भैरों सिंह शेखावत, तो यह वह मुख्यमंत्री हैं जो राजस्थान के पहले गैर कांग्रेसी हैं, अर्थात पहली बार राजस्थान में कांग्रेस यहाँ पर अपनी सरकार बनाने में सक्षम नहीं हो पाई, इसलिए भैरों सिंह शेखावत के समय यहाँ पर जनता पार्टी के द्वारा पहली बार राजस्थान में सरकार बनाई गई। तो शेखावत भी राजस्थान के 2 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं। तो यह भी ध्यान रखिएगा कि भैरों सिंह शेखावत राजस्थान में 2 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं। वहीं पर बात करें हीरालाल देवपुरा। हीरालाल देवपुरा, हीरालाल देवपुरा राजस्थान के सबसे कम कार्यकाल वाले मुख्यमंत्री रहे हैं। मात्र इन्होंने 16 दिन तक मुख्यमंत्री के पद पर कार्य किया है। तो सर्वाधिक कार्यकाल मोहनलाल सुखाड़िया, सबसे कम कार्यकाल हीरालाल देवपुरा का माना जाता है। वहीं पर वसुंधरा राजे सिंधिया की बात करें तो अब तक राजस्थान की 2 बार मुख्यमंत्री रह चुकी है। वहीं पर पहली बार 12वीं विधानसभा में महिला सीएम बनी, अर्थात राजस्थान की पहली महिला मुख्यमंत्री है जिन्होंने 12वीं विधानसभा के अंदर विजय प्राप्त की और राजस्थान की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी। 2 बार राजस्थान की मुख्यमंत्री रह चुकी है। यहीं पर देखिए हम बात करते हैं अशोक गहलोत की भी। तो अशोक गहलोत की बात करें, अशोक गहलोत, तो अशोक गहलोत वर्तमान राजस्थान के मुख्यमंत्री है। वर्तमान राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं। वहीं पर इनके बारे में भी कहे तो यह 3 बार मुख्यमंत्री बनने में सफल रहे हैं,
अर्थात इन्होंने अपना 2 बार कार्यकाल पूरा कर लिया और तीसरी बार राजस्थान के मुख्यमंत्री के कार्यकाल पर सुशोभित है। अर्थात 2018 से राजस्थान के मुख्यमंत्री के पद पर बने हुए हैं। अर्थात इन्होंने 2 बार मुख्यमंत्री का कार्यकाल पूरा किया है, तीसरी बार राजस्थान के मुख्यमंत्री बने हैं। इसी के साथ देखिए दोस्तों, हमारा जो राज्यपाल की विधायी शक्तियाँ, साथ में यहाँ पर हम बात करें मुख्यमंत्रियों के बारे में जानकारी, यह पूर्ण होती है। हमारी जो अगली क्लास होगी वह हमारे नए अध्याय राज्य विधानमंडल के ऊपर होगी। धन्यवाद दोस्तों।